नागपुर से लगभग 59 किलोमीटर दूर मौदा के पास दो लड़कों ने कुही नाला के किनारे नोटों से भरा एक बैग फेंका। उसी दिन दोपहर मौदा पुलिस स्टेशन में कुछ लोग परेशान हालत में उसी बैग के बारे में बात कर रहे थे। मेरे बेटे आशीष ने पैसों की बैग बलराम भाऊ की बेटी कल्पना के हाथ दे दिया और हम लोग गाड़ी से उतर गए। ये बात पावर दोना कामठी रोड की है ना? हाँ साहब, हम लोग कामठी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जा रहे थे प्रवीण के गाड़ी में। और वो 3 लोग थे? हाँ साहब, वो मोटरसाइकिल पे आए थे। एक मिनट थांबाओ जरा, खाली होना है मेरे को। अरे बाबा, मुझे भी जाना है। कल्पना दी बैग पकड़। खोल दरवाजा, जल्दी खोल, चल जल्दी। बोला ना दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, बैग खोल जल्दी। चल खोल, खोल दरवाजा। बोला ना, चल चल जल्दी, गाड़ी शुरू कर, गाड़ी शुरू कर, चल जल्दी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। हम कुछ बोलते कुछ करते उसके पहले वो लोग भाग गए। मेरी बेटी इतनी डर गई थी कि डर के मारे उसने पैसों की बैग उनको दे दी। चाकू था साहब उनके हाथ में, वो लोग मार डालते मुझे। कितने पैसे थे बैग में? 60 लाख रुपए थे साहब। 60 लाख रुपए? इतने सारे पैसे लेकर आप लोग कहाँ जा रहे थे? वो पैसे मुझे बालाराम बहू को देने के थे। उनकी खेती की जमीन मैं खरीद रहा था। पावर दोना के नजदीक मेरी 5 एकड़ जमीन है, वो दामोदर भाऊ खरीदने वाले थे। साहब हम लोग कामठी रजिस्ट्रार ऑफिस ही जा रहे थे, उधर ही पैसों की लेन देन करके वो जमीन के कागज हमारे नाम पे करने वाले थे। तुम आशीष हो ना, दामोदर भाऊ के बेटे? हो साहब। और ये मधु गांव का है साहब, मेरा दोस्त है। उस दिन साथ में ही था। वो इतनी बड़ी रकम थी तो मैंने इसको बोला था साथ चल करके। दामोदर भाऊ आप कहाँ रहते हैं? साहब अंबाड़ी। और बालाराम भाऊ पावर दवना के रहने वाले हैं। मैं, मेरा बेटा आशीष और उसका दोस्त मधु सवेरे निकले थे गांव से। ये प्रवीण की गाड़ी भाड़े पे ली थी साहब। 9:15 बजे हमने बालाराम भाऊ और उनकी बेटी कल्पना को पावर दवना में उनके घर से साथ लिया। हम लोग कामठी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जा रहे थे, तब ये लफड़ा हुआ। ये जमीन खरीदने के लिए मैंने 3 खेत बेच दिए साहब।
अंबाटी और नेरला के। मैं तो पूरा कंगाल हो गया साहब। आप लोग 60 लाख रुपया लेकर कामठी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जा रहे थे, ये बात किस किस को पता थी? साहब मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और उसका दोस्त, बस। और किसी को ये बात पता नहीं थी। बलराम भाऊ, आपकी तरफ से ये बात कौन कौन जानता था? अब मेरी उम्र हो गई है, मेरे सारे काम अब मेरी बेटी देखती है। हो साहब, ये बात मैं जानती थी और मेरा चचेरा भाई जगदीश जानता था। और ये जगदीश इस वक्त कहाँ है? नागपुर में। उसे वहाँ कुछ काम था, इसीलिए वो सौदे के लिए नहीं आ पाया। अब सबके अलावा और भी कोई इस बात को जानता था? जिस तरह से लुटेरे आए और बैग लूट कर चले गए, ये अचानक हुआ हमला लगता नहीं है। पर हाँ साहब, जिस आदमी ने मुझे चाकू दिखाया और मेरे हाथ से बैग छीना, बोला ना तेरे को, दरवाजा खोल जल्दी, दरवाजा खोल दे। तुझे बोला ना। उस आदमी को मैंने पहले देखा है। दामोदर भाऊ, आपको याद है उस दिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आपने जगदीश को बैग खोल के पैसा देखने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि बाहर जो आदमी खड़ा था उसके ऊपर आपको शक था। आपको ऐसे लगा कि वो हमारा पीछा कर रहा है। दामोदर भाऊ, दस्तखत करने से पहले मैं एक बार रुपए की बैग देख लेना चाहता हूँ। जगदीश बेटा, ये जगह ठीक नहीं है पैसे देखने के लिए। क्यों? बहुत लोगों की नज़र होती है यहाँ पर, और मुझे डर है कि किसी की नज़र इस सौदे पर है। अंदर आए ना हम लोग तो उसकी नज़र हम पर ही थी। वो जो कान में बाली पहना है ना, वो उसकी नजर है हम पर। वो जो कान में बाली पहने हुए था वो? हो भाऊ, तोच। आप जानते हैं उसे? नहीं साहब। लेकिन वो आदमी कामठी रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचा कैसे? आप लोगों ने तो बताया कि आपको कामठी जाते वक्त लूटा गया था, और उस वक्त जगदीश आपके साथ नहीं था। नहीं, ये 1 हफ्ते पहले की बात है, 3 तारीख की। साहब, ये सौदा 3 तारीख को होना था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे शक हो गया था साहब। उस आदमी की नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। उसकी नज़र हमारे पैसों पर थी। न जाने कब से वो हमारा पीछा कर रहा था, और जब हम पर हमला हो गया ना, तब मेरा ध्यान नहीं गया साहब उस पर। साहब, वो कल्पना ताई से बैग छीनने के चक्कर में था, इसके लिए वो हम लोग के पास आया ही नहीं। 3 जुलाई को आप लोग कामठी रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए थे जमीन का सौदा करने, जिस दिन सौदा हुआ नहीं। क्या उस वक्त भी आपने इसी की गाड़ी रेंट पर ली थी? नहीं साहब, उस दिन हम लोग दूसरी गाड़ी से गए थे, और बलाराम काका, कल्पना ताई और जगदीश भाऊ दूसरी गाड़ी से आए थे। 11 जुलाई 2013 को जमीन के सौदे के लिए गई 2 पार्टीज पर हमला हुआ और उनके पास से 60 लाख रुपए लूट लिए गए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि लूट की साजिश पहले ही की गई थी, क्योंकि इससे पहले 3 जुलाई 2013 को भी यह सौदा होना था और लूट के डर की वजह से नहीं हुआ था। क्या यह एक सोची समझी साजिश थी? क्या इस लूट के पीछे दोनों पार्टीज में से किसी एक का हाथ था? कुलकर्णी, ये लूट अचानक हुई है ऐसा लगता नहीं है मुझे। सर, मेरे को तो पक्का साजिश की बू आ रही है। ये 2 पार्टी में से कोई तो एक झूठ बोल रहा है। सर, एक बात मुझे बहुत अजीब लगी। बलराम भाऊ का भतीजा जगदीश मापुसकर 3 तारीख को वो पैसे देखने की जिद कर रहा था, और जिस दिन सौदा हुआ उस दिन वो आया ही नहीं। साहब, लूट की खबर मिली और मैं झट से वापस आ गया। जगदीश, इस लूट में तेरे साथ कौन कौन शामिल था? जल्दी बोल दे। साहब, ये क्या पूछ रहे हो आप? और मैं तो आज यहाँ था ही नहीं, मुझे क्या मालूम? ये तो सबको मालूम है। फिर एक बात बता, लूट के 60 लाख रुपए कहाँ छिपा के रखे? साहब, मैं आज सवेरे काम से नागपुर गया था, आप चाहे तो फोन करके पूछ लो। तूने पूरा प्लान बनाया और खुद सटक लिया नागपुर, ताकि तेरा नाम कहीं ना आए।
वो लुटेरे पहले भी आए थे, लेकिन दामोदर भाव ने उनको देख लिया था। 3 जुलाई को लूट नहीं पाए तो ये प्लान बनाया ताकि जिस दिन लूट हो तुम वहां पर रहो ही नहीं और तुम पर कोई शक ना करे। इतने सारे लोगों में सिर्फ एक पे हमला नहीं हुआ और वो है कल्पना, जिससे बैग छीनी गई। क्या वो भी इस प्लान में शामिल है? कौन सा प्लान है? हम लोगों का ऐसा कोई प्लान था ही नहीं, और मुझे क्या पता कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ, उस दिन मैंने पैसे का बैग दिखाने को बोला था क्योंकि मैं देखना चाहता था सच्ची में 60 लाख है या नहीं। साहब, पिछले 6 महीने से यह सौदा चल रहा था, 6 महीने से। दामोदर भाऊ 1 एकड़ का 12 लाख देने को तैयार नहीं थे। पहले वो बोले 8 लाख, फिर 8 से 9 और फिर 9 से 10 तक बात आई, और आखिर में बलराम काका ने जो कीमत बोली थी उसी पर सौदा पक्का हुआ। और मेरे को शक होने लगा था उस आदमी के पास वाकई इतना रुपया है या नहीं। इसलिए मैं बोला कि मेरे को पैसे का बैग देखने का है। दामोदर भाऊ, दस्तखत करने से पहले मैं एक बार रुपए की बैग देख लेना चाहता हूँ। 3 तारीख को तू अपने आंखों से 60 लाख रुपए देखना चाहता था, बराबर? हो साहब। जो तू देख नहीं पाया। और आज 11 जुलाई जब जमीन का सौदा होने वाला था तब तेरा मन नहीं किया तेरी कल्पना ताई के साथ जाके 60 लाख रुपए गिनने का? बराबर, आज ही तुझे काम आ गया और आज ही तू गायब हो गया। साहब, आज से 3 दिन पहले यानी 8 जुलाई को मैं देख चुका था कि उनके पास 60 लाख है। हाँ दामोदर भाऊ, बोला। जगदीश, अरे 11 तारखेचा दिवस खूप चांगला आहे। हम लोग 11 तारीख को सौदा पक्का करते हैं, चलेगा? ठीक है भाऊ, पर भाऊ 11 को मैं नहीं आ सकता। जगदीश, तो एक काम करना, तू आज ही आके पूरा 60 लाख रुपया गिन ले। तेरे को शक है ना मेरे पास इतना पैसा है कि नहीं? नहीं भाऊ, ऐसी कोई बात नहीं है। तू आज आ सकता है ना? ठीक है, मैं दोपहर तक आता हूँ। हाँ हाँ, चलेगा। ठीक है, खातरी हो गई? हो भाऊ। भाऊ, अब गलत मत समझो। क्या है, बलराम काका की उम्र हो गई है, उनका कोई बेटा तो है नहीं, इसलिए सोचा एक बार पक्का कर लूं। बराबर है, अपनों का इतना ख्याल तो रखना पड़ता है। लो, चाय पियो। मेरा शक दूर हो गया, इसलिए मैं हाँ बोला आप लोग 11 को सौदा पक्का कर लो। और 11 को तो मैं जाने वाला था नहीं, इसलिए आशीष और दामोदर भाऊ को बोला कि आप लोग जाते जाते बलराम काका और कल्पना ताई को साथ ले ले और वहीं से कामटी चले जाए। सर, जगदीश वाकई नागपुर में था। वो जिस ऑफिस में गया था वहां से कंफर्म हुआ है, और उसका वहां जाना पहले से तय था। मतलब उसने कोई प्लानिंग नहीं की थी। कोई लोकल गैंग या कोई हिस्ट्री शीटर शामिल है? सर, खबरियों को काम पे लगा दिया है। अब तक तो नहीं लगता कि किसी लोकल गैंग का इसमें हाथ हो। 60 लाख बहुत बड़ी रकम है, यहाँ का कोई शामिल होता तो अब तक पता चल जाता। ये जमीन का सौदा, ये सौदे में कुछ गड़बड़ है। कुलकर्णी हो ना हो, कोई ना कोई तो अंदर का ही शामिल है इसमें। साहब, अब मेरी उम्र कितनी बची है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी जमीन बेच दो और जो मिले 2 बेटियों में बांट दो। मेरा कोई बेटा भी नहीं है, इसलिए मैंने अपने गांव के जमीन का सौदा करने वाले मुकेश जाधव को बोला, कोई ग्राहक होगा तो देख। और साहब, मेरा काम तो जमीन खरीदना और बेचना है। कम कीमत पे जमीन खरीदो और भाव बढ़ जाए तो उसे बेच दो। मुकेश यादव को मैं जानता हूं साहब, और हमारे इलाके के सारे दलाल मुझे भी जानते हैं। वो 5 एकड़ की जमीन है और पावर दो ना आपके खेत को लग के। अच्छा, लेकिन भाव क्या बोलता है वो? अब बेचने वाला तो महंगा बोलेगा और खरीदने वाला सस्ता। ये तो चलता ही है। आप मीटिंग फिक्स कर लो, बात हो जाएगी। मुकेश यादव दलाल है, पर सौदे की दोनों तारीख को वो आप लोगों के साथ नहीं था, ना ही 3 जुलाई को ना ही 11 जुलाई को। नहीं दामोदर बाबा, 12 लाख से कम में नहीं बेचने का।
देखो बलराम भाऊ, 15 साल से जमीन बेचने खरीदने का काम करता हूँ। जमीन देख के उसका भाव बोलता हूँ मैं। मेरे ख्याल से 9 लाख का सौदा ठीक रहेगा। आप कोशिश कर लो, 8 से ऊपर आपको कोई नहीं देगा। इतनी जल्दी नहीं है, पर घाटे में तो नहीं बेचने का जमीन, आणि गरज ही नहीं। ठीक है, मर्जी तुमची, आप सोचो, मैं भी सोचता हूँ। अच्छा, चलता हूँ फिर। बलराम भाऊ, हम अगर मुकेश भाऊ को इस सौदे से दूर रखते हैं तो उसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। देखो, 1 महीना हो गया, जमीन की सौदेबाजी हो, उसके बारे में बातचीत हो, हम लोग ही तो कर रहे हैं, तो फिर दलाली किसी को काय को देने का, है ना? अच्छा, चलता हूँ। तो आप लोगों ने दलाल को बीच में से निकाल दिया? जी साहब। और मार्च से लेकर जुलाई तक सिर्फ कीमत पर बातें चलती रही? नहीं साहब, वैसे अप्रैल में ही मैंने बलराम भाऊ की 12 लाख की ऑफर को हाँ कर दी थी। अब मेरा काम तो ज़मीन की सौदेबाजी का है, इसलिए रजिस्ट्रार ऑफिस में मेरा आना जाना होता है साहब, इसलिए मैंने वहाँ से सब कागज वगैरह ठीक करवा लिया। अब सौदेबाजी से पहले तो ये सब ज़रूरी है ना साहब। और वो दलाल मुकेश यादव, उसको तो आप लोगों ने दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंक दिया। उसे तो गुस्सा आया होगा। नहीं साहब, ऐसे होता है, चलते साहब। अब दोनों पार्टी मिलके दलाल को बीच से हटा दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं साहब? मुकेश यादव, बदला लेने का ख्याल नहीं आया तुम्हें? गुस्सा तो आता है साहब, पर धंधे में नुकसान कौन चाहता है? दोनों पार्टी अटके बैठी थी, एक 9-10 पर, दूसरा 12 लाख पर। मैंने सोचा ये सौदा होने का ही नहीं है, टाइम बर्बाद होगा सिर्फ। पर सौदा हुआ, और अगर तुम उसमें शामिल होते तो अच्छा खासा कमीशन मिलता, वो भी दोनों पार्टी से। साहब, आप बोलना क्या चाह रहे हो? ये लूट मैंने करवाया? अगर तुमने नहीं करवाया तो फिर किसने करवाया? साहब, मैं फैमिली वाला हूँ, बरसों से दलाल हूँ साहब। अब फैमिली को खतरे में डालकर सौदा थोड़ी करूंगा। बरसों से जमीन के धंधे में हो, तुमको तो सब पता रहता होगा कब और कौन सा सौदा होने वाला है। साहब, रजिस्टर ऑफिस में रोज कितने सौदे होते हैं, अब मैं उन पे ध्यान रखूंगा या अपने धंधे पर? 60 लाख मुकेश यादव, 60 लाख। अच्छे इंसान का ईमान डगमगा जाता है, और तुम्हारे तो पेट पे लात मारी थी दामोदर भाऊ ने। साहब, एक बात बोलूं, कोर्ट दोनों पार्टी में से किसी एक में, एक बोलती है रुपया देखने का है और दूसरा बोलता है बार लूट का खतरा है। उस दिन कुछ नहीं होता, अगली बार लूट होती है। साहब, इतनी बरस इतनी जमीन बेची, ऐसा पहली बार देखा साहब। आप मेरा खबर कोर्ट डालो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं इस सौदे में आया बलराम भाऊ की वजह से और दामोदर भाऊ से बात बढ़ाई। अब उन दोनों का लगा कि मेरे को बीच में नहीं रखने का। अब मेरे को क्या मालूम अब क्या होगा। इस सौदे में जरूर कुछ गड़बड़ थी। बेचने वाले या खरीदने वाले में से किसी एक के मन में लालच आ गया था। पुलिस को अब तक ऐसी कड़ियां नहीं मिल पाई थी जिन्हें जोड़कर कोई कहानी बन सके और यह पता चल सके कि आखिरकार ये लूट करवाई किसने थी, कौन था वो शातिर खिलाड़ी। उसी शाम लुटेरों में से 2 ने डकैती की जगह से कुछ ही दूर पर लूट का बैग फेंक दिया। ये खेल था क्या और मकसद क्या था इसके पीछे? सर, किसी के भी कॉल रिकॉर्ड से ऐसा नहीं लगता कि इनमें से कोई भी इसमें शामिल है। फिर भी ये लूट मुझे सोची समझी साजिश लगती है। लुटेरों को पता था कि माल कहाँ है और कब और कहाँ जाने वाले हैं। सर, ये जो गाड़ी भाड़े से ली थी प्रवीण कापसे की, कहीं उसका तो हाथ नहीं? मैं क्या करती, बैग देना पड़ा मुझे। अरे कोई गलती नहीं थी, चाकू हाथ में देख के तो कोई भी यही करता। पर पुलिस को तो मुझ पे ही शक है ना, क्योंकि उन लोगों ने मुझ पे हमला नहीं किया है ना। और उसका ये मतलब तो नहीं कि तू भी इस लूट में शामिल है।
मैंने ही मेरे बेटे को गाड़ी भाड़े से लेने को कहा था। हो साहब, मैंने ही प्रवीण की गाड़ी भाड़े से ली थी। ये प्रवीण कब से जान पहचान वाला था? नहीं साहब। हो सकता है वो लुटेरों से मिला हुआ हो। और ऐसा कैसे हो सकता है? वो कल्पना ताई ने एक हफ्ते पहले ही उनमें से एक को देखा था। तब तो हमने प्रवीण काप से ये गाड़ी भाड़े से ली नहीं थी। गाड़ी तो इस बार भाड़े से ली है। उनको किधर मालूम होएगा कि कौन है वो लोग? जब जान पहचान वाला नहीं था तो उसकी गाड़ी भाड़े से कैसे ली तुमने? नाम सुना था साहब। कहाँ और किससे? छोटा सा तो गांव है साहब। कौन क्या करता है, कौन भाड़े से गाड़ी चलाता है, सब मालूम पड़ता है। साहब वो टवेरा मेरी खुद की है, कर्जे पे ली है, पिछले 2 सालों से चला रहा हूँ। इस लूट में तेरे साथ और कौन कौन था? साहब देख प्रवीण, हमें पता चल चुका है कि इस लूट में तेरा भी हाथ है। अब भलाई इसी में कि सब सच सच बोल दे, वरना सच उगलवाना हमें अच्छी तरह से आता है, समझे? साहब मैं गाड़ी का मालक चालक हूँ, किराए पे गाड़ी चलाता हूँ। एक टाइम का 2000 रुपया मिल जाता है। इस टाइम बोला था चुप रहने का 3000 मिलेगा। अब ये भी बता दे, ये चुप बैठने के 3000 रुपए कौन देने वाला था तुझे? राजेश बापट। उसी ने कल्पना ताई से बैग छीनी थी, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। राजेश बापट? लेकिन कल्पना ने तो उसे कामठी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पहले ही देख लिया था, फिर उसने तुझे 3000 रुपए क्यों दिए? और उसे कैसे पता था कि दामोदर भाव को गाड़ी लगने वाली है? राजेश ने गाड़ी किराए पे ली थी। उसी ने कहा था आशीष भाव को फोन कर, उनको एक गाड़ी की जरूरत है। राजेश बापट ने तुझे कहा था कि आशीष केंकरे को फोन करे, लेकिन गाड़ी तो आशीष ने बुक की थी ना? नहीं साहब, राजेश ने किराए पर ली थी, उसी ने आशीष के पास जाने को बोला था। आशीष, ये प्रवीण कापसे की गाड़ी तुमने भाड़े पर ली थी? हो साहब। ठीक से याद करो। हो साहब, गाड़ी भाड़े से मैंने ही ली थी। साले, अब याद आया कुछ? हाँ? याद आया कुछ? नहीं साहब, वो गाड़ी मैंने भाड़े से नहीं ली थी। बाप के पैसे चुराने की साजिश करता है तू? हाँ? ये राजेश बापट कौन है और कहां रहता है? साहब मैंने क्या किया साहब? तुम्हारे तो साथी का है। साहब कौन दो साथी साहब? मेरे को कुछ नहीं पता साहब। साहब मिलिंद काशीकर और संदीप मांजरेकर साहब। मेरी गलती नहीं है साहब, मेरी गलती नहीं है साहब। तुम में से सबसे पहले मुंह कौन खोलेगा, बोलो? मी सांगतो ना साहब, मैं सब कुछ बताऊंगा साहब आपको। फटाफट बोलो। देखिए साहब, मेरे को आशीष से ये मधु ने मिलवाया साहब। वो आशीष का दोस्त है साहब, और मेरा भी। उसने बोला कि कुछ लूटने का है। अबे पण लूटने का क्या है ये तो बोलो। एक बैग। माल कितना मिलेगा? 5000। काम मुश्किल है? नहीं रे, एकदम आसान है। सुन, 3 जुलाई को मैं और आशीष के बाबा के साथ कामठी रजिस्टर ऑफिस जाने वाले हैं। उधर उसके बाबा को पावरतोना के बलराम के साथ ज़मीन का सौदा करने का है। उधर बलराम, उसके बेटी कल्पना और शायद उनका रिश्तेदार जगदीश भी होगा वहीं। बलराम का भतीजा है वो। जैसे वो लोग पैसे का बैग ले बाहर लाए, बैग छीनने का और भाग जाने का वहाँ से। अबे हाँ, पर उस कामठी के ऑफिस में गर्दी कितना होता है? हाँ तो बाहर आने दे उनको। हो सकता है वो लोग गाड़ी में आएंगे, उनको लूटने का और पैसों का बैग वापस करके देने का। ठीक है? उस बैग में माल कितना होगा? वो मैं नहीं बता सकता। तो बैग उठा और भाग। और सुन, हरे रंग का बैग होगा और बैग लाके मेरे को और आशीष को देने का। ठीक है? ये अकेले आदमी का काम नहीं है, मुझे और आदमी लगेंगे। तो ले किसी को लाने का है तो? इनके अलग से 5-5 हज़ार रुपये लगेंगे। दिया।
और फिर तू संदीप और मिलिंद को साथ लेकर आ गया। और साहब, हम सबको 5,000 रुपए मिलने वाला था साहब। तेरे बाप के पैसे पर तेरी पहले से ही नजर थी। वो तो अच्छा हुआ कि 3 तारीख को तेरे बाप ने इस कान के बाली वाले को देख लिया, वरना तो उसी दिन उड़ाकर लेके जाता था 60 लाख रुपया। एक बात बता, लूटना ही था तो सीधा बाप को ही लूट लेते। क्या फर्क पड़ता था कि पैसे दामोदर से लूटे या बलराम से? और उसके लिए 11 तारीख तक रुकने की क्या जरूरत थी? 3 तारीख को ही बाप को लुटवा देता। साहब ये सारी प्लानिंग मेरे बाबा की थी। पैसे लूटने का आइडिया भी बाबा का ही था। अरे अरे सुनिए तो, इनको कहाँ लेके जा रहे हो साहब? साहब इनको तो लुटेरों ने लूटा है साहब। साहब ये सब झूठ है साहब। मैंने कहीं लूट उठ की साजिश नहीं करवाई है साहब। अगर मैं करवाता तो पैसा मेरे पास वापस चला था। अब घर ढूंढ लो साहब, एक पैसा नहीं मिलेगा। ये सब झूठ है साहब, सब झूठ है। पैसे तुम्हारे पास कहां से आते दामोदर भाऊ? तुम तो पूरी दुनिया को टोपी पहना रहे हो। दामोदर और उसके बेटे आशीष ने ना सिर्फ लूट की प्लानिंग की, बल्कि एक अजीब सा आइडिया इस्तेमाल किया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लूट का रुपया उन तक आए या ना आए। रुपया बलराम महापुष्कर की बेटी के हाथों से छीना गया था, मतलब जिम्मेदार बलराम था। इसलिए दामोदर किसी भी बहाने से उससे जमीन छीन लेता, बिना कुछ दिए भी। क्या यह सब दामोदर ने करवाया? हो काका, ये सब खेल उनका ही था और बेटा भी मिला हुआ था। और वो 60 लाख रुपए की बैग बाद में लुटेरों ने नाले के पास डाल दी। पर क्यों? बैग हमारे पास नहीं है साहब। उसको हमने कल शाम को कोई फाटा नाले के पास डाल दिया साहब। लूट का रुपया कहाँ है? हमको हमारे काम का रोकड़ा कभी मिलेगा? मधु ने बोला है कि पहले वो लोग पुलिस में शिकायत करेंगे। वो हमें शाम को फोन करेगा। राजेश, मेरे को लगता है इस बैग में बहुत माल है। हाँ, वजनदार है। देख तो नहीं कितना है। साहब उस बैग में हजार रुपए की 60 गड्डियां थी। पढ़ाई शपथ साहब, इस तरह का झोला आज तक मैंने नहीं देखा। ऊपर और नीचे की नोट असली, बाकी सब नकली। कोरे कागज, रंग लगा था कोने कोने पे। ये दामोदर भाऊ और ये आशीष साला सबको उल्लू बना रहे हैं। अगर हमको भी चूना लगा दिया तो? साला ये दामोदर भाऊ और आशीष की तो इस गड्ढे के ऊपर और नीचे के नोट तो असली है। अपना अपना हिस्सा हल्का करो। ये बैग यही कहीं फेंक देंगे। अबे नकली नोट का लफड़ा है, अपन इस फंसेंगे। चल। जिसके हाथ ये बैग लगा वो तो फंसा। चलो।
वाह, काय डोकं है। तो ये प्लानिंग थी तुम्हारी। तुम्हारे पास 60 लाख रुपए थे ही नहीं ना? जमीन बड़ी अच्छी है और मुझे इसे हाथ से नहीं जाने देना है। सोने के भाव बिकेगी बाद में। पर बाबा 60 लाख रुपए किधर से आएंगे? तू अगर मेरी मदद करेगा ना तो एक काम हो सकता है। हमें कुछ देना नहीं पड़ेगा और ये जमीन हमारी हो जाएगी। पर बालाराम काका बिना पैसे दिए जमीन देंगे क्या? तू चिंता मत कर उसकी। बालाराम भाऊ को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उनके जमीन के कागजात मैंने ठीक करवाए हैं ना। बड़ा नेक दिल इंसान है, एकदम सीधा साधा, और भरोसे के मामले में तो आंख पे पट्टी बांधने वाला है वो। पर ऐसा कैसा बाबा, बिना कुछ दिए जमीन देंगे क्या? तू कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ जो रास्ते में ही बैग लूट ले। उस दिन 3 तारीख को बैग में सिर्फ 40-50 हजार रुपए ही थे और मुझे डर लग रहा था कि जगदीश ये पैसे देख ले तो ये सौदा टूट जाएगा। जगदीश बेटा, ये जगह ठीक नहीं है पैसे देखने के लिए। क्यों? अंदर आए ना हम लोग तो उसकी नजर हम पर ही थी। दामोदर भाऊ, तुमने प्लान तो ऐसा बनाया था कि रुपए अगर लूट भी जाए तो बलराम और उसके परिवार के हाथों से, पर बीच में जगदीश ने टांग अड़ा दी और तुम्हें तुम्हारा प्लान बदलना पड़ा। राजेश और उसके साथी जो तुम्हारे भाड़े के टट्टू थे, तुमने ऐसा दिखाया कि ये कुछ गुंडे हैं जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और तुमने उन्हें देख लिया है। वो जो कान में बाली पहना है ना, वो उसकी नजर है। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे तुमने सोचा था। सिर्फ एक बात उल्टी पड़ गई। जगदीश ने रुपए देखने की मांग की। एक बात बताओ, जो 60 लाख रुपए तुमने जगदीश को दिखाए थे, उसका इंतजाम कहां से किया? वो तो सिर्फ दिखाने के वास्ते मैंने दोस्तों और रिश्तेदारों से इकट्ठा किए थे साहब। अच्छा, और उससे तुम्हें नकली नोटों की गड्डियों का आइडिया आ गया। आशीष, 11 तारीख नक्की हो गई है। जगदीश नागपुर गया हुआ है, वो नहीं आएगा। तो एक काम कर, एक गाड़ी भाड़े पे उठा। हम लोग जाते जाते रास्ते में बलराम भाऊ और उनकी बेटी कल्पना को लेते हैं। हो बाबा, कामठी रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचने से पहले रास्ते में ही लूट करवाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। बैग पूरा भरते हैं। 1000 के 60 बंडल होने चाहिए। हो सकता है कल्पना बीच में टांग अड़ा दे। बैग वजनदार होगा ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे पहले कि कल्पना ताई बैग खोल के देखे, ये लोग पैसे लेके उड़ जाने चाहिए। लेकिन उस वक्त बैग उनके हाथ में होना चाहिए, हमारे नहीं। सारा दोष उन पर जाना चाहिए। हमने उनको पैसा दे दिया, लेकिन उनके हाथों में से कौन उड़ा ले गया पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये जमीन हमारी नहीं हो सकेगी। बाबा, मेरे पास एक आइडिया है। बाबा, अब किसी को डाउट नहीं होगा। दामोदर भाऊ, तुम लोगों की शक्ल सूरत देखकर कोई कहेगा नहीं कि इस भोली सूरत के पीछे छिपा दिमाग एक खुरापती मुजरिम का है। पर एक बात आप भूल गए, गुनाह कभी ही लपत नहीं। क्राइम नेवर पेज। बाबा, चहा थंड होतोय। दामोदर
दामोदर का बेटा आशीष, आशीष का दोस्त मधु गावनकर और बाकी सभी आरोपी राजेश बापट, संदीप मांजरेकर, मिलिंद काशीकर और प्रवीण कापसे सब फिलहाल पुलिस कस्टडी में हैं। जो पीड़ित थे उन्होंने ही इस लूट की साजिश की थी। उन्हें लगा था कि वो बड़ी आसानी से सबकी आंखों में धूल झोंक देंगे और पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस ने उनका जमा जमाया खेल बिगाड़ दिया। 5 महीनों से दामोदर के साथ न जाने कितना वक्त गुजारा बलराम ने, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पीठ पीछे क्या साजिश चल रही है। इतने बड़े धोखे की साजिश करना, उसको अंजाम देना और फिर ये उम्मीद करना कि कोई पकड़ नहीं पाएगा, ये सारे ख्याल दिमाग में आते कहां से? रोज सुर्खियों में आने वाली स्कैम की खबरें, रोज होने वाले नए नए घोटाले और फिर ना होने वाली कार्रवाई, क्या इस सब को देखकर लोगों की हिम्मत बढ़ती होगी? कल हमने अपने देश के स्वतंत्रता दिवस की 66वीं वर्षगांठ मनाई। आजादी के 66 साल और पिछले 1 दशक में याद रहने लायक क्या है? सिर्फ करप्शन, स्कैम, घोटाले। ये नए जमाने का नया प्लेग है जो फैलता ही जा रहा है, लेकिन इसकी दस्तक को हम कब तक अनसुना करेंगे? हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। अब तक शिनाख्त नहीं हुई? नाम तक नहीं? नहीं सर, अब तक कुछ पता नहीं चला। क्या वीरेंद्र, तू फिर लेट हो गया? 8:15 बज रहे हैं। माफ करना, थोड़ा बस मिलने में टाइम लग गया। तेरी रोज रोज का यही ड्रामा है। तेरी वजह से मुझे 1 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ता है यहाँ पर। आगे से मैं तेरे से लूँगा अपना ओवर टाइम, समझा? कल से एकदम बिल्कुल टाइम पे आऊँगा। चल एंट्री चेक कर लो। थैंक यू यार। हैं अरे कितना? 80, 55, 8.5 पे। आइडेंटिफिकेशन के लिए बॉडी के पास कुछ भी नहीं मिला। साहब मैं यार्ड नंबर 23 का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। रोज़ की तरह राउंड पे निकला था, तभी मेरी नज़र इस लाश पे पड़ी। किसी ने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी? साहब रात को बहुत कम लोग रहते हैं काम पर, आवन जावन कम ही रहता है लोगों का। अरे लेकिन कोई यार्ड के अंदर आया, इस आदमी को मारा, तो ये मरने वाला चिल्लाया नहीं होगा, चीखा नहीं होगा? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो रोज़ लेट आता हूँ ड्यूटी पे। आज भी 8:15 बजे आया था, तब से तो कुछ नहीं सुना। कौन है? कौन ये? यहाँ का वर्कर है? साहब अगर ये वर्कर होगा तो गेट पर इसके आने का एंट्री होगा साहब। देसाई बॉडी पोस्टमार्टमला पाठवून दे। साहब
नहीं साहब, इसकी कोई एंट्री नहीं है यहाँ पर। तो फिर ये अंदर कैसे आया? कभी कभी लोग इधर से भी आते हैं और ये हमारी मालगाड़ी की रेल है साहब, जो आगे जाकर के वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे की ब्रॉडगेज में मिल जाती है। कौन था वो आदमी और क्यों मारा गया? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पास ही मिली इस बेनाम लाश की शिनाख्त पुलिस के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। सर, मुंबई और आसपास के सारे पुलिस स्टेशन से पता किया, ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है और ना ही इस आदमी के बारे में कोई जानकारी। डेड बॉडी के पास भी हमें कुछ नहीं मिला, ना सेल फोन ना आईडी कार्ड, जिससे ये पता चल सके कि इस आदमी का नाम क्या है, रहता कहाँ है, सिवाय सिनेमा के 2 टिकटों के। कोई बॉडी लेने या तलाश करने भी नहीं आया अब तक। ताज्जुब है, इस आदमी को पहचानने वाला एक भी आदमी मुंबई में नहीं है। सर, पिक्चर की 2 टिकटें हैं, उस एंगल में इन्वेस्टिगेट करें, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। ठीक है, अब तक तो ये एक ही सुराग हमारे पास है। सब बहुत ही छोटा सा थिएटर है ये हमारा, 30 रुपए का टिकट है आज के ज़माने में भी। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा कहाँ से लगाएंगे साहब? ये फोटो ध्यान से देखो, 4 जुलाई को ये आदमी यहाँ पिक्चर देखने आया था। देख के बताओ, पहचानते हो इसे? नहीं साहब, पता नहीं कौन है, रोज बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे साहब। पर साहब एक बात है, शायद आपका किसी काम आ जाए। बोलो। साहब, मजदूर टाइप के लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, और बाजू में कोठे हैं, कुछ लोग तो वहाँ से लड़कियाँ भी लाते हैं, और हो सकता है ये किसी का कस्टमर हो और वो पहचान जाए। बहुत सारे कोठे और उनमें काम करती न जाने कितनी औरतें, इनमें से कोई शायद उस आदमी को जानता हो। ये तो घास के ढेर में से सुई ढूंढ निकालने से भी ज्यादा मुश्किल था। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और वो पीछे वाला एरिया भी हो गया ना? हाँ सर, पर अभी भी 4 एरिया बाकी है। चलो वो भी देख लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। नहीं मालूम कौन है ये, नहीं जानती मैं। अरे छोड़, कहाँ लेके जा रही है? अरे बोल ना। नाज़नीन नाम है इसका। तू नहीं जानती ये आदमी कौन है? मैंने उधरिच बोला था कि नहीं जानती करके, क्या को खाली फिर टाइम वेस्ट करने का। तेरे पास वाले कमरे में जो रहती है उसका नाम बता। वो तो रुखसाना है। नहीं मालूम कौन है ये। देख नाज़नीन, हमें पक्का बताया कि ये रुखसाना उस आदमी को जानती है। हाँ तो उसको पकड़ने का साहब।
मेरे को काय को परेशान करने का? तू सिर्फ इतना बता, रुखसाना झूठ बोल रही है ना? साहब मैंने उस आदमी को एक दो बार आते जाते देखा था रुखसाना के पास। हो सकता है वो भूल गई हो। तू जानती है इसको रुखसाना? नहीं, नहीं जानती। हमें पता है तुम झूठ बोल रही हो। एक बार बोला ना साहब, नहीं जानती मतलब नहीं जानती। अभी भी झूठ बोल रही हो। मैं सच्ची बोल रही है साहब। हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये आदमी है कौन। साहब, धंधे से सर उठाने का टाइम नहीं मिलता। अब क्या मैं हर आने जाने वाले का फोटो खींच के मोबाइल में रखेगी? अरे नहीं पड़ने का इस लफड़े में मेरे को साहब। तेरे पास आया था? हर आदमी का चेहरा देखेंगे ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हम हाथों का रोकड़ा देखते हैं, आदमी का चेहरा नहीं। देख रुखसाना, मैं जानता हूं तू लफड़े में नहीं पड़ना चाहती, पर ये लफड़ा नहीं है, एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट में मरा ये। अब इसकी फैमिली होगी, उनको इन्फॉर्म करना होगा। बेचारे की बीवी बच्चे होंगे। फिर बता दे, क्या जानती है इसके बारे में? साहब, ये कौन है ये तो मैं नहीं जानती, पर हाँ आया था ये मेरे पास 2-3 बार, यही कोई 1 आध महीने पहले। कस्टमर था साहब, और कुछ नहीं पता। कस्टमर था, 2-3 बार आया था, कभी नाम नहीं पूछा उसने। इधर कौन अपना असली नाम लेकर आता है साहब? और अपने को क्या करना किसी का नाम पता ठिकाना जानकर? अपना काम है, रोकड़ा लिया, काम किया, खलास। और वैसे भी वो कोई सेठ वेठ नहीं था कि मैं उसका नाम पता जानती। तेरी मैडम को तो मालूम होगा ना? मेरे को मेरा मालूम, अपनी कोई मैडम नहीं है। ये तुम्हारे पास आया कैसे? वो मेरा एक पहचान वाला उसको लेकर आया था। कौन? जमाल। पूरा नाम बोल। अशरफ जमाल साहब, वो मेरा पुराना कस्टमर है, वही उसको लेकर आया था मेरे पास। ये अशरफ जमाल मिलेगा कहाँ? वो तो नहीं पता साहब, वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। किधर? इधर ही वडाला में कहीं। नाम से तो याद नहीं होगा सर, और वैसे वो लोग तो दहाड़ी पे आते हैं, रोज तो आते नहीं हैं। आप कॉन्ट्रैक्टर लोगों से पूछ लो, शायद उनको पता होगा। अशरफ जमाल? नहीं साहब, मैं किसी अशरफ जमाल के बारे में नहीं जानता। बंगाल वाला अशरफ जमाल तो नहीं साहब? कहाँ का है पता नहीं, कुछ 35-36 साल का है। हाँ साहब, 35-36 साल का ही है, बीवी बच्चे वाला है साहब। कहाँ मिलेगा? साहब 2 हफ्ता तक तो हमारे यहाँ आया करता था, करिया काम करता था। अब वो गांव चला गया बंगाल, 2 हफ्ता पहले गया साहब। उसका गांव का नाम है कुछ बारेसात कुछ गांव का नाम है साहब। इसको पहचानते हो? साहब नहीं, मैं नहीं जानता साहब। मैंने पहले ही कहा था नहीं पढ़ने का मेरे को इस लफड़े में। अब आप लोग खाली पीली मेरे को अप डाउन कराओगे। ज्यादा मच मत कर। तू जानती है वो आदमी कौन है? तेरे को चलना पड़ेगा अभी। ये अशरफ जमाल बंगाल का है ना? हाँ साहब। 12 का बराबर? हाँ, 12 ही बोला था वो। देखो रुखसाना, इस आदमी को जानने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, और वो है अशरफ जमाल। अब हम में से कोई नहीं जानता कि अशरफ जमाल है कौन और दिखता कैसे है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा उसे पहचानने के लिए। और कितने दिन धंधा बंद रखेगी साहब? मेरे को लफड़े में मत फंसाओ। हाँ रुखसाना, इस आदमी की लाश अस्पताल में लावारिस पड़ी है, हमें इस आदमी का नाम तक पता नहीं, और इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है कि इसके घर वालों को हम खबर कर दें। अक्खी मुंबई में मैं ही बची थी इंसानियत का फर्ज निभाने के लिए। अभी 7 गांव और बाकी है। और 12 जिला है साहब, बहुत सारा गांव है जिला में। और यदि अशरफ जमाल इधर का है तो मिल ही जाएगा। ठीक है, इस काम के लिए अगर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है तो ले लो, लेकिन ये अशरफ जमाल मुझे किसी भी हालत में चाहिए। ठीक है साहब। मैडम 5 दिन से इधर पड़ी
और कितने दिन रहने का इधर मेरे को? जब तक अशरफ जमाल नहीं मिल जाता है तब तक। मैडम, अरे मेरे को काय को फंसा रहे हो तुम लोग? उस बेनाम आदमी का खून हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन पुलिस को अब तक उसका नाम भी पता नहीं चला था। लगभग 10 दिन तक पश्चिम बंगाल में रहने के बाद पुलिस को इस केस का पहला सुराग मिला। अशरफ जमाल के बारे में जानकारी मिली, जो शायद मरने वाले को जानता था। हेलो, हाँ साहब, मिल गया अशरफ। कहाँ है वो? इधर ही चांदपुर में देसी दारू के अड्डा में पड़ा है। पीके टूने है साहब। अरे दादा, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমারে বলুন তো দেখি। আরে আমি যাব তো, আমি যাচ্ছি তো। আরে আমরা নিয়ে যাচ্ছি, চলো। अरे वाह, गाड़ी भी लेके आ गए तुम तो, हैं? अच्छा है, चलो गाड़ी নিয়ে যাচ্ছ আমাকে। यही है अशरफ जमाल? हाँ साहब, यही है। अशरफ, इसे जानते हो? ये तो हुसैन है साहब। इसको क्या हो गया? ये हुसैन का पूरा नाम क्या है? नहीं मालूम साहब, ये तो हुसैन ही बताया था अपना नाम। मैं तो उसको हुसैन करके बुलाता था साहब। देख अशरफ, हुसैन का मर्डर हो चुका है और हम लोग इसके परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं ताकि इसकी बॉडी उनके हवाले कर सकें और इसके खूनियों को भी पकड़ने आए। साहब, मैं इसके परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता साहब। वो 2-3 हफ्ता इसके साथ काम किया था, वो कंस्ट्रक्शन के साइट पे साहब। इसके अलावा कुछ नहीं पता साहब। तुम दोनों काम कहाँ करते थे? साहब, वो बडाला में जो ऊंची सी बिल्डिंग में काम चल रही है ना साहब, वहीं पे काम करते थे साहब। नाम क्या है बिल्डिंग का? ये तो मालूम नहीं है साहब। हमें वो स्टेशन से उठा के ले जाते थे, हम चले जाते थे साहब। अच्छा, वहाँ का कोई मजदूर या कॉन्ट्रैक्टर वो तो पहचानता होगा इसे? हो सकता है साहब। हाँ साहब, ये हुसैन है। इस हुसैन का पूरा नाम क्या है? ये रहता कहाँ था और इसके फैमिली के बारे में क्या जानते हैं? अब इसका बायोडाटा तो मुझे नहीं मालूम साहब, लेकिन इतना मालूम है कि ये ग्रैंड रोड स्टेशन के बाहर खड़ा रहता था। वहीं से इसको मैंने 3-4 बार उठाया। हुसैन का मर्डर हो चुका है, हम लोग इसके घर वालों को ढूंढ रहे हैं। इस हुसैन के बारे में क्या क्या जानते हो तुम? ज़्यादा कुछ मालूम नहीं सर, लेकिन एक नंबर का बेवड़ा था। झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहता, बात बात पर उसकी खोपड़ी सटकती थी। इससे काम करवाना बहुत मुश्किल था साहब। कारीगर की कमी ना होती तो मैं इसको कभी काम पर नहीं रखता। मूल जी, ऐसी कोई भी बात बता सकते हो जिससे हमें ये पता चले कि हुसैन है कहाँ, इसका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? ऐसी कोई भी बात बताओ जिससे हमें ये पता चले कि ये हुसैन का मर्डर हुआ क्यों है। एक दिहाड़ी मजदूर है मनोज, वो इसको जानता था। आप उससे पूछताछ करो। ये मनोज है कौन? वो रोजंदारी पे मजदूरी करता है। हुसैन के साथ मैंने कई बार इसको काम पे रखा है। और ये मनोज मिलेगा कहाँ? ये आप कांति से पूछो, वो एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। कांति, मुझे मनोज चाहिए। साहब, मनोज तो इधर नहीं है। मेरी जानकारी में तो गांव चला गया। गांव कहाँ है उसका? उत्तर प्रदेश का है साहब। 2 हफ्ते पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद वो गांव चला गया। इसको जानते हो? नहीं साहब। ये भी मनोज की तरह मजदूरी का काम करता था? पता नहीं साहब, मैं मनोज को ही उठाया करता था प्लम्बिंग के काम के लिए। इसको कभी नहीं उठाया। मनोज का कोई फ़ोन नंबर है? हाँ, है ना साहब।
बोल रहा हूँ। आप कौन? इंस्पेक्टर जादव बोल रहा हूँ, वडाला पुलिस स्टेशन से। जी साहब, क्या हुआ साहब? ये तुम्हारा दोस्त हुसैन कहाँ है? हुसैन मुंबई में ही होगा साहब, मैं तो इधर गांव में हूँ। क्या हुआ साहब? अब क्या किया हुसैन ने? मुझे हुसैन का पूरा नाम चाहिए, उसके फैमिली के बारे में क्या जानते हो तुम? साहब उसने कभी अपना पूरा नाम बताया ही नहीं, मैं उसे हुसैन ही बुलाता था साहब, और ज़्यादा जान पहचान तो थी नहीं हमारी, हम एक ही जगह काम करते रहे, बस इतना ही साहब। और वैसे भी मैं उससे 2 हाथ दूर ही रहता था साहब। क्यों? साहब एक तो वो बहुत पीता था, ऊपर से ज़रा सी बात पे सबसे झगड़ा करता था साहब, और कोई भी उसको काम पर लेना ही नहीं चाहता था। मजदूर कम हो, मजबूरी हो, तभी उसको बुलाते थे साहब। मनोज, तुम्हारे दोस्त हुसैन का खून हो चुका है। क्या? किसने मारा होगा उसे? साहब ये मैं कैसे बता सकता हूँ साहब, सबसे तो झगड़ा था उसका साहब, ठेकेदार से, मजदूर से, सबसे झगड़ा करता था साहब। सबके साथ उसका झगड़ा होता था, तुम्हारे साथ कभी हुआ नहीं? सब मेरा भी होता था, पर हम लोग साथ में मजदूरी ढूंढते थे, इसलिए वो मेरे साथ ठीक ही रहता था साहब। सोच के बता, कौन हो सकता है इसके पीछे? पता नहीं साहब। ठीक है, कांति तुम जा सकते हो। देसाई, पता करो मनोज उस रात कहाँ गया था, उसके हर मूवमेंट को ट्रैक करो। हो सकता है इस मर्डर में वो भी शामिल हो और फिर एक्सीडेंट का बहाना बनाकर गांव भाग गया हो। सर 1 मिनट, मनोज का फोन। हाँ मनोज बोलो। साहब एक बात बतानी थी। बोलो। हुसैन का पंगा हुआ था मंटू के साथ, उसी ने मुझे बताया था साहब। हुसैन, अब तू क्या बैठने को आएगा इधर? हाँ, काम खत्म नहीं करना तेरे को आज? अबे 2 मिनट बैठ के सांस ले ली तो क्या आसमान सर पे गिरा क्या? अरे 2-2 मिनट करके सब लोग ऐसे सांस लेने बैठ जाओगे ना तो आसमान जरूर गिरेगा, और मेरे ऊपर। देख, काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं। बात तो ऐसे करता है जैसे एहसान कर रहा है काम देके और पैसा देके। हुसैन, तू सबसे पंगा लेना बंद करना। मेरे को पंगा लेने का शौक नहीं है। ये लोग सोचते हैं हम लोग साले इंसान नहीं, जानवर भी नहीं, सिर्फ मशीन है, मशीन। खड़खड़ 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 बटन दबाया, काम चालू। कल वो लंगड़ा मंटू पीछे पड़ गया था, साला किसी दिन खोपड़ी सटक गई ना, उसको ठोक डालूंगा मैं। तू अगर पीना बंद करेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा तेरे लिए। ये मंटू कहाँ मिलेगा? साहब ये तो मैं नहीं जानता, पर हुसैन ने ही बताया था कि उसका मंटू के साथ पंगा हुआ था। दोनों देसी दारू के अड्डे पे इकट्ठे जाते थे साहब, और वो मंटू क्या करता था, मजदूर था, क्या था, मुझे नहीं मालूम साहब। मैं सिर्फ हुसैन के मुंह से नाम सुना था उसका। देसी बार का नाम पता है तुझे? उधर वडाला में ही है साहब, रोशनी नाम है बार का, और हुसैन ज़्यादातर उधर ही जाता था साहब। तो इस मंटू के बारे में और क्या जानता है, और हम लोग पहचानेंगे कैसे उसे? मैं उसे नहीं जानता साहब, पर हाँ हुसैन उसे लंगड़ा बोलता था साहब, मंटू लंगड़ा। ठीक है, सर 3 रात हो गई, मनोज ने बताया था वैसा कोई भी आदमी उस बार में नहीं आया। इस मनोज के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, ऐसा नहीं लगता कि उसका मर्डर में कोई हाथ है। वो जिस साइड पे काम करता है वहां से मैंने कंफर्म किया, उसका वाकई में एक्सीडेंट हुआ था। हुसैन की लाश अभी भी मॉर्ग में वैसी ही पड़ी हुई है। सर किसी दूसरे स्टेट से काम की तलाश में आया होगा, इनका कोई फिक्स ठिकाना तो होता नहीं है, रोजगार की तलाश में रोज सुबह स्टेशन के बाहर खड़े रहते हैं। कौन इनका नाम पता लिख के रखेगा? बात तो ठीक है देसाई, पर मर्डर किया किसने वो तो पता करना ही पड़ेगा। हो सकता है हुसैन को जिसने मारा है वो उसकी फैमिली को जानता होगा। हो सकता है सर।
वो आदमी कौन है? कौन? जो लंगड़ा के चलता है, आखिरी टेबल पर बैठा है। अरे वो मंटू है। मंटू? क्या हुआ साहब? अरे साहब, साहब बोलोगे तो देखो साहब, अरे साहब क्या कीजिए साहब? तूने मारा इसको? दिखता नहीं है बराबर साहब। देख, इसका नाम हुसैन है, हुसैन। बहुत दिन लगे पता करने में इसका नाम क्या है। अब तक तो सिर्फ दो ही बातें पता चली है, इसका नाम हुसैन है और इसको तूने मारा है। हुसैन, वो मजमत साहब जानता ना उसको। तूने मारा इसको? साहब, मरे हुए को कौन मारेगा? अच्छा, ऐसा ही इसको उल्टा लटका दो, फिर ये सब सच बोल दे। नहीं साहब, साहब सच बोलेगा ना साहब, साहब कौन मारा किसको सब बोल डालेगा। पौवा पिला दो। चल अब बता दे, किसने मारा हुसैन को? अभी साहब बहुत चढ़ गई है, सुबह बात करते हैं। बे साले, चल के तो अपनी एक टांग पे आया था, अभी मुंह नहीं खोला ना तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। चल बता। चलो ठीक है साहब, बता देता हूँ। चल बता। बोलना। हुसैन को मैंने मारा था, साथ में मेरे दो दोस्त थे, बबलू, चंदर। बहुत अकड़ थी साहब हुसैन में, 2 कौड़ी का मजदूर, मैं कॉन्ट्रैक्टर। फिर भी साला सबके सामने गाली देता था मेरे को साहब। हाँ तो क्या पूरा नहीं करेगा काम? बार बार कान मत खा, काम बोला है हो जाएगा। तू मच करेगा ना तो नहीं होगा। नहीं, मेरे को अभी पूरा काम चाहिए। चलो चल, अभी तो मैं नहीं करता, तू उखाड़ ले जो उखाड़ना। ए हुसैन, कॉन्ट्रैक्टर मैं, तू नहीं समझा क्या? चल। भाई तू सिर्फ ठेकेदार है, मेरा बाप तो नहीं ना जिसकी मैं सुनूं। देख हुसैन, कल तूने नाटक किया ना, मैं तेरे को काम पे से निकाल देगा। अबे लंगड़े, तू क्या सोचता है? तू रोटी फेंकता है इसलिए मैं जिंदा हूँ? बाहर की पीता है तू, ठेकेदार कोई तेरे को खड़ा नहीं करता। साले तेरी अकड़ कम नहीं होती? मुंबई के 8 स्टेशन पे तेरे जैसे कम से कम 50 लोग खड़े रहते हैं काम मांगने के लिए। चल ठीक है, कल से किसी और को उठा लेना, मेरे को भी तेरे साथ काम पे नहीं आने का। पछताएगा तू, रोएगा साले एक दिन। वो दिन कभी नहीं आएगा साले झिंगुर। किसी दिन सटक गई ना तो 2 टुकड़े करके फेंक दूंगा तेरे को। पुलिस पता ठिकाना पूछती फिरेगी तेरी। बस साहब, खोपड़ी दारू का पत्ती बन गए मेरे से ऐसे बात की, तभी सोच लिया साहब इसका तो ठीक करने का ही है। अब बोला चंदर और बबलू को, साले का ऐसा सेटिंग करने का है, काम मांगना भूल गया। पकड़ लिया उसको तीनों ने। पहले का स्टोरी खत्म। अभी मैं सो जाऊं साहब, नींद आ रही है। सर, उस मंटू ने पूरा पुलिस स्टेशन सर पे उठा रखा है। अरे बुलाओ ना साहब को, मेरे को बात करने का है। क्या रे, क्यों हल्ला कर रहा है? क्या साहब, इधर काहे को बंद कर रखा है? मेरे को काम पे जाने का है साहब। साहब मेरा पूरा काम, साहब पूरा लोग मजदूर इंतजार कर रहे होंगे साहब मेरा। चुप, क्यों शोर मचा रहा है? शोर काहे का साहब? ये लोग बोल रहे हैं मैंने किसी हुसैन को मारा है। कौन हुसैन साहब? मैंने नहीं मारा किसी को, फंसा रहे मेरे को ये लोग। जास्त शानपणा करो नको साहब। अब मैं ठेकेदार हूँ साहब, मर्डर वर्डर काम ही नहीं मेरा। रात को टाइट होकर पूरी स्टोरी बोल चुका है तू। क्या क्या बोला मैं? सब मैं क्यों मारेगा किसी हुसैन को साहब? साहब मेरे को देरी हो रही है साहब, मेरे को साइट पे जाने का है साहब। साइट पे जाने तुझे देरी हो रही है? अब तेरी उतर गई है, अब तू सब सच बोलेगा। येऊन जा रे आला। साहब खाली पीली गरीब को फंसा रहे हो साहब। मैंने नहीं मारा साहब किसी को, मैं सच्ची बोल रहा है साहब। ऐसा लगने लगा था कि पुलिस के हाथों हुसैन का कातिल लग चुका है। पुलिस को पूरी उम्मीद थी कि मंटू से पूछताछ कर
हुसैन का पता, पूरा नाम और सब जानकारी मिल सकेगी। पिछली रात मंटू ने जुर्म कबूल किया, लेकिन सुबह होते ही उसने यू टर्न ले लिया। क्या कभी इस केस को क्लोजर मिलेगा? क्या मरने वाले को नाम, पता, परिवार, आइडेंटिटी मिल पाएगी? क्या हुआ साहब? साहब मैंने क्या किया साहब? साहब मुझे क्यों लेके जा रहे साहब? चंदर का है? पता नहीं साहब, बहुत दिन से उसको देखा नहीं। चला। कैसे मारा हुसैन को? साहब मैंने किसी को नहीं मारा। हमें पता है कि तुमने, चंदर ने और मंटू ने मिलके हुसैन को मारा है। मंटू अब हमारी हिरासत में, उसने सब कुछ सच सच बता दिया है, पर आज उसने अपना बयान बदल दिया। अब वो ये कहता है कि तूने और चंदर ने मिलके हुसैन को मारा है। उसका तो कोई हाथ ही नहीं है उसमें। सब बताया उसने, कैसे तूने और चंदर ने हुसैन को मुंबई पोर्ट्रस के यहाँ मारा। साहब वो लंगड़ा बेवड़ा झूठ बोला है साहब, वो भी साथ था हमारे। देखा, मतलब मर्डर में वो तुम लोगों के साथ था और फंसा रहे तुम दोनों को। बबलू सच सच बता दे, कैसे मारा हुसैन को? साहब मंटू बोला हम दोनों को कि हुसैन बहुत बचपच करता है। हमने भी देखा था साहब, बहुत अकड़ता था वो। तो मंटू बोला कि उसको सबक सिखाने का है। हमको कोई लफड़ा नहीं चाहिए था साहब, सब उसको ही मांगता था। फिर तूने क्यों मारा हुसैन को? साहब वो हम अरे मंटू, आज तो तू मेरे को पिला रहा है। मेरी तो खोपड़ी सटकती है ना मेरे को देखते ही। अभी अपन ने सोच लिया है, झगड़ा डंडा सब खा। बोल तू क्या बोलता है? सोच के बोल। धार मार के आता है फिर। हाँ? अबे कर देते हैं आज इसका हिसाब। अबे पर इसको मार के मिलेगा क्या? साले पलटी खा रहे हो तुम लोग। बोले थे ना साथ दोगे। जाने दे, फालतू के लफड़े में नहीं पड़ने का। अरे तो साला वैसे ही मरा है, 2-4 साल में पी के और मर जाएगा। छोड़ा तुम लोग यार। मैंने सोच लिया, आज से सब झगड़ा खत्म। इसलिए आज मैं तेरे को पिलाया। तू भी क्या याद करेगा साले? अबे आज बहुत माल है तेरे पास। सब कॉन्ट्रैक्टर लोगों के साथ पंगा लेके सबसे वसूली करनी, सबका हिसाब खत्म। हुसैन चल एक काम करते हैं, उधर बीपीटी गोदी के पास चलते हैं, मस्त ऐश करते हैं। चलो साले के ऐश करते हैं। हमने सोचा था हुसैन का पैसा मार लेंगे और मंटू जो चाहता है वो भी कर देंगे। मंटू भी खुश, अपन भी खुश। यार्ड के रास्ते से चलते हैं। यार्ड के रास्ते से चलते हैं। क्या बोला? कुछ नहीं, यार्ड से शॉर्टकट लेते हैं। मैं तो थोड़ी देर में लुढ़कने वाला हूँ यार। बस क्या हुसैन, चलना। वो पावस्कर है ना, पावस्कर, वो मेरे को टशन देता है। मैंने उसको बोला है चल निकाल मेरे पैसे। वो बोलता है आज नहीं मिलेगा। बोले मिलेगा कैसे नहीं बे? हैं चल। ये चंदर कहाँ है? नहीं पता साहब, हम तीनों ने सब माल आधा आधा किया। उसके अगले दिन से मैंने चंदर को कभी नहीं देखा। ये हुसैन का घर कहाँ है और उसके घर वाले कहाँ हैं? वो नहीं मालूम साहब। हम लोग साइड पर मिलते थे या फिर बार में। कौन किधर रहता है क्या मालूम साहब।
लगभग 1 महीने बाद हुसैन को दफनाया गया और उससे कुछ समय पहले ही इस हत्या का तीसरा आरोपी चंदर भी पकड़ा जा चुका था। मंटू, बबलू और चंदर अभी पुलिस की हिरासत में है। हुसैन की शिनाख्त करने में, उसके खूनियों तक पहुंचने में पुलिस ने जरा भी कोताही नहीं बरती। सारी कड़ियां जोड़ ली गई और कातिल आखिर पकड़े गए। एक कड़ी अब तक या फिर न जाने कब तक अनसुलझी रहने वाली थी। हुसैन का पूरा नाम क्या था, कहां से आया था वो और कहां है उसका परिवार? दूर दराज से न जाने किस किस गांव से ये लोग रोजी रोटी की तलाश में शहरों में आते हैं। कुछ कारीगर, कुछ सिर्फ मजदूर, कुछ हुनर की कमाते हैं, कुछ मेहनत की। शहरों को सिर्फ वो हाथ चाहिए होते हैं जो ईंट पर ईंट रखते जाएं, मंजिलों के ऊपर मंजिलें बनाते जाएं, इमारतें खड़ी करती जाएं, हमारे घर बनाते जाएं, हमारी और कईयों की जिंदगी कंप्लीट करते जाएं। और उनकी जिंदगियां कभी कभार बिना क्लोजर, बिना समापन के खत्म हो जाती हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।